नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में पढ़े थे वैज्ञानिक संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक। और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज इससे पहले एक तारक संकल्पना या अद्वैतवादी संकल्पना देख रहे थे, वो ख़त्म हो गए। और आज से अब देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना या द्वै तारक संकल्पना, ठीक। अब द्वैतारक संकल्पना में कौन कौन से विद्वान हैं उनके बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक ऐसे अर्थात दो तारों के सहयोग से मानी गई है। इसी कारण से इस संकल्पना को बायोपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक तारक जो परिकल्पना थी, जब उसे नकार दिया गया तो कुछ विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारक से नहीं होकर दो तारों से हुई है, ठीक। इसीलिए द्वैतारक संकल्पना को लाया गया और इसे बायोपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए, इस संकल्पना में विभिन्न विद्वान अपना अपना मत दिए हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला मत किसका है? तो सबसे पहला मत है ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक। इसे बोलते हैं प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। और इसके जनक कौन है? तो है चैम्बरलिन। चैम्बरलिन इसको दिए थे ग्रहाणु परिकल्पना को। अब चैम्बरलिन क्या कहते हैं वो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं चैम्बरलिन के बारे में। देखिए, निहारिका परिकल्पना के विपरीत, जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी, उनके विपरीत चैम्बरलिन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। जो चैम्बरलिन थे, ये किसके विपरीत में लाए थे? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के विपरीत लाए थे। निहारिका परिकल्पना किसकी थी? तो लाप्लास की थी, ठीक। और चैम्बरलिन का ये परिकल्पना कब आया था? तो 1905 में आया था। एक ही प्रश्न मिल गया, ठीक। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना कौन दिया था? तो चैम्बरलिन दिए थे। अच्छा, चैम्बरलिन अकेले नहीं थे, चैम्बरलिन के साथ मोल्टन भी थे। मोल्टन, चैम्बरलिन के साथ मोल्टन भी थे। अब आगे देखते हैं। इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। देखिए क्या क्या बताए हैं। सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति तो बताए ही हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति बनाए हैं, उसकी बनावट बताए हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं, महासागर और महाद्वीप कैसे बने उसके बारे में बताए हैं। इतनी सारी चर्चा की है और इस सब की चर्चा मैं आगे करूँगा। अभी आगे देखिए, निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई है जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना। लाप्लास बताए थे कि जो
पृथ्वी की रचना हुई है वो एक निहारिका सी हुई है, ठीक। और जो अवशिष्ट भाग बचा था उसी अवशिष्ट भाग से सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, मतलब सूर्य बना था। ये कौन बताया था? ये लाप्लास बताए थे, ठीक। लेकिन ये बताए कि निहारिका से नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति का रचना केवल एक निहारिका से नहीं जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य है, ये बताए कि इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। कितने तारों से? दो बड़े तारों से इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी फिगर भी बनाएंगे इसका। अब देखिए, अब चैम्बरलिन कहते क्या हैं। चैम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। ये बताया कि पहले ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक तारे नहीं, दो तारे थे, ठीक। एक सूर्य था, दूसरा उसका साथी तारा। अब देखिए, वो बताया कि एक ये सूर्य था, सूर्य, और ये था साथी तारा, ठीक। क्लियर हुआ? एक सूर्य था, दूसरा उसका साथी तारा। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। अब देखिए, ये क्या बता रहे हैं कि जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उसके पूर्व सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, मतलब कि वो न गैसीय अवस्था में था न तप्त अवस्था में था। वह ठोस कणों से निर्मित था और वो चक्राकार था, एवं शीतल भी था, मतलब वो ठंडा हो गया था जब ग्रह का निर्माण हुआ, तो उससे पहले वो ठंडा हो गया था। अब देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया, ठीक। अब ये जो सूर्य था, इस सूर्य के पास ये जो विशालकाय साथी तारा था, ये भ्रमण करते हुए इनके पास पहुंच गया, ठीक। जैसे ये विशालकाय तारा है, ठीक, ये ऐसे भ्रमण कर रहा है, ठीक, ऐसे भ्रमण कर रहा है, और यहाँ पे हमारा सूर्य है, ठीक। अभी इसके पास समझ लीजिए पहुंच गया। आगे देखिए, इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। जब इसका आकर्षण अधिक हुआ, जो विशालकाय तारा था, तो सूर्य के धरातल से छोटे छोटे कण बाहर निकल आए। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूल कण के रूप में थे। ये प्रारंभ में जो कण निकले थे ये धूल कण के रूप में थे। इस बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लेनेटेसिमल कहा जाता है। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे, कुछ अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। अब देखिए, यही बड़े ग्रहाणु ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग बने। जो ग्रहों का केंद्र भाग है वो यही जो बड़े वाले थे यही बने थे। इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ के छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर बृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो मिलकर बड़े ग्रहाणु के रूप में हो गए। असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर बृहद आकार में परिवर्तित होकर
ग्रहों का रूप धारण कर लिया। ठीक, अब आगे देखिए। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाली ज्वारीय शक्ति को बताया जाता है। ठीक, पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। प्रारंभ में निर्माण केंद्र अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था। प्रारंभ में उसका जो केंद्र था वो अधिक घनत्व वाला और ठोस था तथा यह ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूहन से बना था। जो ग्रहाणु थे उनके आपसी आकर्षण से बना था ये। अन्य ग्रहाणु इससे टूटते गए। ठीक, अन्य ग्रहाणु इससे टूटते गए। पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से बढ़ता गया तथा एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया। ठीक, अब देखिए इसका पहले फिगर देख लेते हैं। देखिए, बताया कि सबसे पहले 2 तारे थे। ये एक तारा हो गया और एक दूसरा तारा हो गया। ठीक, एक तारा जो ये विशालकाय तारा था। ठीक, ये विशालकाय तारा। ठीक, और इसे साथी तारा भी कहते हैं। एक था हमारा सूर्य तारा। 2 तारे हो गए। ठीक, अब देखिए जो ये विशालकाय तारा था ये हमारा मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य तारा। ये विशालकाय जो तारा था ये इस तरह से भ्रमण करते हुए ऐसे भ्रमण करते हुए ये हमारे सूर्य के पास पहुंच गया। जब सूर्य के पास ये पहुंचा तो अब देखिए हुआ क्या कि इस सूर्य से जो है कुछ कण बाहर निकले। ठीक, ये विशालकाय तारा, ये सूर्य से कुछ कण ऐसे बाहर निकले। यही बताए थे कि सूर्य से कुछ कण बाहर निकले। ठीक, और यही कण जो है यही कण से केंद्र बना, केंद्र। ठीक, क्योंकि जो बड़े कण थे इसमें से निकले, इसमें से बड़े कण भी निकले, छोटे कण भी निकले। देखिए, अच्छा ऐसे जब निकले तो ये कुछ बड़े कण निकले, कुछ छोटे कण निकले ऐसे। ठीक, तो जो बड़े कण का जो था ये इनका केंद्र बना जो एकजुट हुआ, और ये धीरे धीरे जो है ये जो छोटे छोटे कण थे ये धीरे धीरे मिलके बृहद रूप धारण किए। ठीक, बताए कि इन्हीं कणों से जो था वो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, ये बताए। अच्छा, ये जो सूर्य से निकला था इससे तब पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन ये जो था इसका और जो भाग था ये बचा हुआ अवशिष्ट भाग, इसी को ये लोग बताए कि यही जो है आज के डेट में सूर्य। ठीक, इतना तो ये अपनी पूरी कहानी बताए। अब देखिए आगे, इतना हो गया। अगला
अब आगे बताए थे कि वायुमंडल का भी निर्माण हुआ था। अब वायुमंडल का कैसे संगठन हुआ था उसके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, उसी समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था। उस समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था जब पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में थी। जब पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, इसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर लिया। जब पृथ्वी का आकार बढ़ा तो ये जो वायुमंडलीय तत्व थे, इसमें वायुमंडल में जो तत्व मौजूद थे, उसको जो है ये अपनी ओर आकर्षित या आत्मसात करना शुरू कर दिया। ठीक। अब वायुमंडल का निर्माण दो तत्वों से हुआ। दो तत्व कौन कौन से थे? देखिए, जो पहला तत्व था बाह्य उद्गम स्थान। जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया था तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया। वायुमंडलीय कणों की पूर्ति आरंभ में अधिक तथा बाद में कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम रहे होंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो बाह्य कण थे, मतलब कि वायुमंडलीय जो बाह्य कण थे, उसको जो है पृथ्वी अपनी ओर आत्मसात करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब आत्मसात करना शुरू किया तो वायुमंडलीय कणों की पूर्ति आरंभ में तो अधिक थी, मतलब जब स्टार्ट किया तो उस समय बहुत अधिक थी, लेकिन बाद में ये कम हो गई। अब कम कैसे हुई? क्योंकि इसमें आत्मसात करने के लिए बहुत कम रहे होंगे, मतलब ये इसमें आत्मसात करने की क्षमता अब कम हो गई होगी। ठीक, ये तो पहला था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा था आंतरिक उद्गम स्थान। वायुमंडल के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कैसे प्राप्त हुई तथा बाह्य उद्गम स्थल से प्रायः सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। यहाँ पे जैसे होगा, जैसे प्राप्त हुई तथा वायुमंडलीय उद्गम स्थल से प्रायः सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ये जो तत्व थे आंतरिक, इसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब प्राप्त हुए। लेकिन जो बताए कि जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होता था। कौन बताए थे? ये चेम्बरलिन। ठीक, चेम्बरलिन बताए कि ऑक्सीजन जो है ये ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण भी धीरे धीरे संभव हो सका। ठीक, ये तो हो गया वायुमंडलीय संगठन। अब आगे ऊष्मा की उत्पत्ति। वो ऊष्मा की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा किए थे। तो ऊष्मा की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी में? देखिए, ऊष्मा की उत्पत्ति। पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के साथ साथ ही हुई। जब पृथ्वी के आकार में वृद्धि हुई तभी ऊष्मा की भी उत्पत्ति हुई। जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था, मतलब जब ग्रहाणु समूह में मिल रहे थे, उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति हुई। तो ये जब आपस में मिल रहे थे तो एक दूसरे से टकराए, जब ये टकराए तो उसी समय इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। ग्रहाणुओं का समूहन बढ़ता गया, केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण तापमान में वृद्धि होने लगी। ये कहे कि ग्रहाणुओं का समूह
जो था ये बढ़ता गया, केंद्र भाग पर दबाव बढ़ा और उसी कारण जो है तापमान में भी वृद्धि हुई। अब आगे क्या कहते हैं, उपर्युक्त कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे ज्वालामुखी क्रिया के आविर्भाव से विभिन्न गैसें बाहर आकर वायुमंडल के निर्माण में सहायक हुई। ठीक, ये वायुमंडल के निर्माण में आकर सहायक हुई। ये तो हो गया उनका ऊष्मा की उत्पत्ति। अब देखिए महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति देखिए, जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संपृक्तावस्था में पहुंच गई तो जलावृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ठीक, अब सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। सागरों का निर्माण सबसे पहले धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ। जो सागर थे ये सबसे पहले धरातल के नीचे बनने शुरू हुए, तब तक बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गए। ये तब तक जो है बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं आ गए, अपने लेवल तक नहीं पहुंच गए। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित होने लगा। जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी उससे जो गर्तों का निर्माण हुआ था उसमें अब जल भरना शुरू हो गया। ठीक, आगे इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे। जो सागर थे ये पहले झीलों के रूप में थे। ठीक, सागर पहले झीलों के रूप में थे तथा बाद में विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर महासागरों का रूप धारण कर लिया। बाद में ये एक दूसरे से मिलके महासागर का रूप धारण कर लिया। कौन कौन? सागर और झील मिलके ही महासागर का निर्माण किए, ऐसा चेम्बरलेन बताएं। और इसका जो महासागरों का तो निर्माण हो गया, लेकिन जो ऊपर उठा हुआ भाग था महासागरों से, जो ऊपर उठ गया अधिक, जो ऊपर उठा हुआ भाग था उसी को इन्होंने महाद्वीप बताया। उसी को इन्होंने महाद्वीप बताया। ये तो हो गए इनका महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित। इतना तो हो गया। ठीक, अब आगे ये तो अपनी पूरी कहानी बता दी। अब आगे इनकी आलोचना हुई। आलोचना क्यों हुई? क्योंकि जो भी कोई भी सिद्धांत दिया था तो उसमें सबकी एक आलोचना जरूर हुई है और आज भी होती है। कोई ना कोई तो कमी तो छोड़ ही जाते हैं सब लोग। देखिए इनकी क्या कमी थी। पहला है कि एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से संपूर्ण सौर मंडल की रचना कल्पना मात्र की जान सी पड़ती है। मतलब कि बोल रहे हैं लोग कि एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से पूरे सौर मंडल का रचना हो जाए, ये तो एक कल्पना है, जो है ये हकीकत नहीं है, ऐसा अन्य विद्वानों ने माना। और आगे क्या मानते हैं देखिए, आगे कहते हैं कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप में हुआ है। इस प्रकार ग्रहों के एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं लोग कि ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप में हुआ है। इस प्रकार ग्रहों को एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब ग्रहों का निर्माण अलग अलग रूप में हुआ, अलग अलग भाग से हुआ, तो ये
परिभ्रमण जो कर रहे हैं ये एक जैसे क्यों कर रहे हैं। ठीक, ये परिभ्रमण एक जैसे क्यों कर रहे हैं। परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और बता रहे हैं कि जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित, इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, तो जो सूर्य से ही टूटे हुए हैं वो चारों तरफ क्यों घूमते हैं, सूर्य के ही। ऐसा जो है ये नए विद्वान बताएं। ठीक, आगे फिर क्या बताएं कि इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल में तरला अवस्था में थी। सभी लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पहले तरल अवस्था में थी। ठीक, और लेकिन ये मानते हैं कि जो ग्रह थे वो सदैव ठोस थे। तो हमारे पृथ्वी भी जब एक ग्रह है तो वो भी ठोस रही होगी। जब वो भी ठोस रही होगी तो प्रारंभिक काल में तरलावस्था में तब कैसे थी। ये तो हो गई इनकी आलोचना। ठीक, चेम्बरलिन का यही है सिद्धांत और ये आलोचना। आगे, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, जो ना समझ में आया हो आप उसे पूछ सकते हैं। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत से क्वेश्चन डाला हूँ, आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।